पार्टी से उन्होंने कोई बात नहीं की। हाँ, मुस्लिम लीग से बात की। इसका मतलब गठबंधन का टकराव अंदर साफ साफ दिख गया। उदारता तो ये होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी जी जीते थे 2 सीटें, कहते एक सीट में गठबंधन वाले को देता हूं कि मैं तो एक ही सीट रख सकता हूं। ना ना ना, गठबंधन को नहीं देना है, देना परिवार को है और गठबंधन को बताना नहीं है। तो 75 सीटों में 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। पंजाब मुंगेरी लाल का हसीन सपना राहुल गांधी 2014 से ले रहे हैं। एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत है। अगर असंतोष है तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के अंदर ये गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। सरकार बने अभी 15 दिन नहीं हुए, सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, संसद सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई कि राहुल अपने पुराने मिशन में जुट गए। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बहुत असंतोष है। एनडीए के कई लोग मेरे संपर्क में हैं। सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संघर्ष है। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को साक्षात्कार में बड़े बड़े दावे किए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना राहुल गांधी 2014 से ले रहे हैं। एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत है। अगर असंतोष है तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के अंदर। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी मोदी सरकार को अल्पमत में बता चुके हैं। इंडिया गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। ऐसी चर्चा है कि विदेशी ताकतों ने भारत में हुए चुनाव को प्रभावित करने और बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाने का भरपूर प्रयास किया। ऐसे में एक गठबंधन के तौर पर पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार को कमजोर बताने के पीछे क्या मंशा है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गई है जी। तो अब आपने देखा 15 दिन में क्या हुआ है। पहला बिखराव इंडी गठबंधन में दिखा जब आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि गठबंधन खत्म कांग्रेस के साथ, विधानसभा में वो अलग लड़ेंगे, यानी पहला बिखराव साफ दिख गया। दूसरा उदाहरण आपने देखा जब वायनाड से उन्होंने लड़ने का निर्णय किया तो बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एनी राजा ने यह स्टेटमेंट दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने कोई बात नहीं की, हाँ मुस्लिम लीग से बात की। इसका मतलब गठबंधन का टकराव अंदर साफ साफ दिख गया। उदारता तो ये होनी चाहिए थी कि राहुल गांधी जी जीते थे 2 सीटें, कहते एक सीट में गठबंधन वाले को देता हूं कि मैं तो एक ही सीट रख सकता हूं। ना ना ना, गठबंधन को नहीं देना है, देना परिवार को है और गठबंधन को बताना नहीं है। तो 75 सीटों में 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, पंजाब की, बंगाल में और केरल में। अब पंजाब की तो कम से कम वो 13 सीटें अपने खाते में जोड़ना बंद कर दे, क्योंकि अब तो ऐलानिया हो गया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में। इसके बावजूद गठबंधन में जोड़े पड़े हैं। विवेक जी यहां बैठे हुए हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने वहां कोई भाव नहीं दिया और अभी साफ साफ जब दोबारा बाई इलेक्शन होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में सीटें जोड़े हुए पड़े हैं। तो सिजरा बिखर रहा है, इसलिए उस बिखरते सिजरे को बताने के लिए ये भ्रम बना के रखना जरूरी है कि कहीं उनके लोग चले ना जाएं। आज ही कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता जो किरण चौधरी जी छोड़ के चली गई, तो वो मजबूरी है उनकी ये बता के रखना। लेकिन ये मजबूरी है, अभी भी आशा है। मैं विवेक श्रीवास्तव से सवाल लेता हूं। विवेक जी, ये मजबूरी है या जरूरी है, और क्यों आपको लगता है ये सरकार अस्थिर है? राहुल गांधी मैं एक लाइन और कह दूं अमित जी, एक लाइन और कह दूं। जी सुधांशु जी, मैं एक लाइन विवेक जी और कह दूं। जी देखिए, आज मैं राजनीति से इतर 2 सेंटेंस और कहना चाहता हूं। एक कि आज नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ है मोदी जी के द्वारा, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। जो हमारे प्राचीन ज्ञान और श्रद्धा का जो केंद्र था और इसे बर्बर आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, उसकी पुनर्स्थापना हुई है। दूसरा, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो मैं इसके लिए भी इंडी गठबंधन वालों को बधाई देता हूं कि 54 साल पूरा करके वो 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं युवा नेता। तो अब मुझे लगता है बचपने की ये बातें कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए कि सीटें उनकी कम हैं, फिर भी उनको बहुमत मिला है, गठबंधन उनका टूट रहा है, इसके बावजूद खतरे में एनडीए। ठीक है विवेक, ये जरूरी है या मजबूरी है? आखिरकार राहुल गांधी को विदेशी मीडिया में ये क्या कहने की जरूरत है कि ये सरकार अस्थिर है? ये सरकार अस्थिर है। आपने नरसिम्हा राव के आंकड़े भी दिए थे 232, और
बीजेपी के आंकड़े 240 बताए गए इस लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन आप ही के चैनल पर बड़े बड़े पत्रकार आए थे जब हम लोग इलेक्शन का एनालिसिस कर रहे थे और रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद उस एनालिसिस में एक और बात सामने आई थी, जब यह हुआ था कि 240 में से 120 मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं वो अन्य पार्टियों से आए हुए हैं। ये जो कांग्रेस के 232 थे और आज के जो 240 है उसमें बहुत बड़ा फर्क है जो इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। आज भी तेलुगु देशम पार्टी अभी तक नहीं बता पाई है कि 4% मुस्लिम आरक्षण के बारे में फाइनली स्टैंड क्या होगा सरकार का। ना ये सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे, सिर्फ यही बोला जाएगा साहब इंडिया की मीटिंग होगी तब हम करेंगे। द स्टैंड इज नॉट क्लियर। यूसीसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली तो बता दिया गया कि हमने समीक्षा के लिए बोला है जेडीयू के प्रवक्ता ने, लेकिन समीक्षा क्या होती है जब ड्राफ्ट आया ही नहीं है। और जब ड्राफ्ट आएगा, जो सो कॉल्ड ड्राफ्ट है, उसमें जो संघ का अपना पर्टिकुलर स्टैंड है, जेडीयू तो उसके खिलाफ रही है। अग्निवीर के ऊपर क्या स्टैंड है? ऑपोजिशन में इंडिया गठबंधन स्ट्रांगली हम विपक्ष में बैठेंगे, क्रिएटिव ऑपोजिशन का काम करेंगे। लेकिन राहुल जी का स्टेटमेंट इस बात का एक आईना दिखाना चाहता है भाजपा को और एनडीए को कि आपका गठबंधन आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की हार हुई है। जो तीर्थ स्थलों पे हिंदू समाज ने आपको नकारा, आपकी एक आइडियोलॉजिकल हार है। आरएसएस की भी एक आइडियोलॉजिकल हार है। जोड़ तोड़ की राजनीति से आप सरकार जरूर बनाएं, लेकिन स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि अब आप यूसीसी ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप जो अन्य बिल थे पॉपुलेशन कंट्रोल के लाएंगे नहीं लाएंगे। अग्निवीर का क्या स्टेटस है? क्या पूरे देश में 4% आरक्षण होगा या नहीं होगा? अब मैं इनसे पूछूंगा कहा आंसर का क्या होगा, तो ये एक ही बात बोलेंगे, साहब कांग्रेस के जो रूल स्टेट है उसमें क्या होगा? अरे आप सरकार में है, यू आर इन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का रिप्लाई जरूरी है। ओके, सुधांशु आपका रिप्लाई जरूरी है। एक लाइन बाकी भाषण, प्रवचन और व्याख्यान के अलावा सिर्फ ये बता दें विवेक श्रीवास्तव जी कि क्या केरल में इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट? नंबर 2, जब राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं पूछा और प्रियंका गांधी की घोषणा कर दी, आप अपमानित महसूस कर रहे हैं या सम्मानित? बस 2 चीजों के जवाब दे दिए, बाकी व्याख्यान की जरूरत नहीं। ना अपमानित ना सम्मानित। केरल के अंदर हमारा और कांग्रेस का पिछले 50-70 सालों से लोकल पॉलिटिक्स में कोई गठबंधन नहीं है, फिर भी हम केंद्र में मिलकर के सरकार बनाते आए हैं। जिस दिन आप डिस्टेबलाइज होकर के गिरेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आप डिस्टेबलाइज होकर गिरेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ये मतलब गठबंधन नहीं है मगर गठबंधन सरकार बनाएगा, ऐसा विवेकपूर्ण वक्तव्य विवेक जी आप दे रहे हैं कि इसीलिए मैंने कहा 55 साल में बचपन की बातें मत करिए। गठबंधन नहीं है मगर गठबंधन सरकार बनाएगा। विवेक आपके तो मतलब आपका जो नंबर है वो तो 10 के करीब की सीटें हैं लेफ्ट पार्टीज की। मैं कंचना यादव के पास आता हूं जिनके पास 4 सीटें हैं। कंचना यादव, पॉइंट ये है कि राहुल जी जरूर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उनको 99 सीटें दी हैं, बीजेपी को 240 सीटें दी हैं। लेकिन आखिरकार उन्हें क्यों बार बार ये सपना आ रहा है कि ये सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के 2 सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। एक तो पहला, ये जो कहते हैं ना चाणक्य सिर्फ इन्हीं के पार्टी में नहीं है, स्ट्रेटजी जो है वो अन्य पार्टियां भी बनाना जानती हैं। अगर हमारा अलायंस वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ तो कोई स्ट्रेटजी का पार्ट रहा होगा। अगर हमारा अलायंस कहीं टूट रहा है, दरअसल समस्या ये है जो आप समझना नहीं चाहते हो, आपको विपक्ष की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है और आप भी जानते हो। दूसरा जो बात ये है कि आप बार बार नालंदा का क्रेडिट ले रहे हैं और आपको पिछले डिबेट में भी मैंने समझाया महोदय कि नालंदा का क्रेडिट आप मत लीजिए, आप लेने लायक नहीं है। वो 2006 में उसकी शुरुआत हुई थी और बजट उसका जो यूनिवर्सिटी एक्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में पारित हुआ था और 1750 करोड़ जो है बजट उसको मिला था और देख रेख के लिए 950 करोड़ लगभग बजट मिला हुआ था। आपका कोई योगदान नहीं। आपका योगदान है नालंदा में नहीं, दरभंगा में आपने एम्स बनाया है, जिसका आप भी वहां पर जो कहते हैं ना जो जड़ पन्ना वो भी नहीं पड़ा हुआ है, ईंट भी एक नहीं पड़ा हुआ है, तो उसकी क्रेडिट लीजिए। और भगवान की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से थोड़ी सी क्रेडिट नीट परीक्षा पर जो लीक हुआ है पेपर, आपके शिक्षा मंत्री भी ले ले, आपके प्रधानमंत्री भी ले ले और पूरी की पूरी सरकार भी ले ले और इस सब की क्रेडिट लीजिए। नहीं, पर ये आपने एक आपने लाइन बोली कि चाणक्य सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं है, चाणक्य हमारी पार्टी में भी है। लेकिन देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूं कि नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते। 240 का नंबर अकेले बीजेपी के पास है, 293 का नंबर एनडीए के पास है। तो ये कौन से चाणक्य हैं जो 230 वालों को सरकार बनाने देंगे और कैसे बनाने देंगे? ये कौन से चाणक्य? आप पप्पू यादव का मामला सेटल नहीं कर पाए बिहार के अंदर। 400 पार का 400, अरे पप्पू यादव को आप छोड़िए ना, आप बात कर रहे हैं हमसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। पप्पू यादव के बारे में पप्पू यादव जी से पूछ लीजिएगा, उनको भी यहाँ पर बिहार के बड़े नेता है, मैं कहा उनको भी नहीं सेटल कर पाए। गुड़ा गणित है। 1 सेकंड, हम कहाँ कह रहे थे? हम कह रहे हैं उनको बैठाइएगा यहाँ तो बात करेंगे। लेकिन जो बात ये है कि ये कौन सा आंकड़ा है, कौन से चाणक्य हैं जो 400 पार का नारा लगाए और आए 240 पर सिमट गए? ये कौन से चाणक्य हैं जो कहते थे हम इतनी बड़ी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और 2 बैसाखियों पर इनको चलने की जरूरत पड़ गई? ये कौन से चाणक्य हैं जो पूरे चुनाव में घूम घूम कर मुस्लिमों को गाली देते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं और उस पार्टी से अलायंस करते हैं जो मुसलमानों को आरक्षण देती है ईदगाह
और कब्रिस्तान के लिए जमीन देती है, नूर भाषा कॉर्पोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात करती है, और इससे ज्यादा तो पेंशन भी देने की बात करती है। जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, जो अपने को चाणक्य बनने की बात कह रहे हैं कंचना जी, आपको ध्यान नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने बंगाल में बोला है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। यह बड़ा चाणक्य वाला बयान है। मगर दिल्ली में टू सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया ममता जी के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती, जयराम रमेश ने बोला है। ऐसा है, इतने बड़े चाणक्य जो लोग अपने को बनने का समझते हैं, पूरे देश की जनता समझती है कि यह हकीकत की राजनीति क्या है। इसलिए मैंने हवा में नहीं बोला। आम आदमी पार्टी घड़े फोड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ, मगर सीटें जोड़ के रखी हुई हैं कि पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ वाली सीटों में भी नहीं अभी भी हमारे साथ हैं। आप इतना बचपना मत समझिए देश की जनता को। इसके लिए वो वाला शब्द जो अब प्रयोग होना बंद हो गया है ना, वो मैं किसी नेता के लिए नहीं कह रहा हूं। देश की जनता को पप्पू मत समझिए कि एक दूसरे को हम गाली बकते रहेंगे गठबंधन में और उसके बाद हम कहते रहेंगे कि साहब हम ही जीत के आ रहे हैं। हाँ, एक बात और भी कहना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने जो कहने का प्रयास किया है यहां पर सब एक दूसरे के खिलाफ लड़के आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, परंतु नालंदा की बात कही है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बताइए, ये बख्तियार खिलजी और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिस ढंग से नालंदा को ध्वस्त किया था, आप उसकी आलोचना करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल गलत किया था। और ऐसी प्रवृत्तियों को आज भी कहीं किसी भी कीमत पर जरा भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अभी पूछेंगे, देखिएगा, ये लोग लेफ्ट राइट बाएं दाएं इधर उधर होने लगेंगे, मगर मुंह से वो बात नहीं निकलेगी। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो 1987 में भारत सरकार के द्वारा, उसके बाद 2014 में भारत सरकार के द्वारा, उसमें इसका बाकायदा वर्णन है कैसे बौद्ध भिक्षुओं को कंचना यादव रिस्पॉन्ड देना अजीज खान। ओके, देखिए, हमारे देश के चाहे वो सोमनाथ मंदिर रहा हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा रहा हो, एक सुई का नुकीला हिस्सा होता है, उतना भी रहा हो, अगर कोई आक्रमण करता है और उसको लूटता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। या तो हम सार्वजनिक बात करें, आप तो बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर दिए, लेकिन हम तो यहाँ पर बात क्रेडिट की कह रहे थे। क्यों हमेशा कैंची लेकर लाल फीता काटने आप लोग पहुंच जाते हो जिसमें आप लोग का योगदान नहीं होता है? नालंदा पहुंच गए और वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।